प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। पिछले वीडियो में हमने परंपरावादी विचारधारा के अनुसार आय, उत्पाद तथा रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम केन्जियन विचारधारा के अनुसार आय, उत्पाद तथा रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण के बारे में जानेंगे। केन्जियन विचारधारा के अनुसार भी आय, उत्पाद और रोजगार के संतुलन की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है: कुल पूर्ति और कुल मांग दृष्टिकोण तथा बचत और निवेश दृष्टिकोण। आइए अब हम केन्जियन विचारधारा के अंतर्गत कुल पूर्ति और कुल मांग दृष्टिकोण के अनुसार आय, उत्पाद और रोजगार के संतुलन स्तर के निर्धारण के बारे में जानें। केन्स का ये मानना था कि कुल पूर्ति और कुल मांग में जो समानता है वो एक सामान्य विशेषता नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि कुल पूर्ति और कुल मांग में जो समानता है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो। केन्स का ये विचार था कि कुल पूर्ति और कुल मांग में संतुलन तब भी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती, अर्थात अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है। अपूर्ण रोजगार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें संतुलन तो होता है, यानी कि कुल पूर्ति और कुल मांग तो बराबर होते हैं, लेकिन सभी साधनों को पूरी तरह से रोजगार प्राप्त नहीं होता, कुछ साधन बेरोजगार रहते हैं। केन्स का मानना था कि रोजगार के संदर्भ में कुल पूर्ति फलन नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई रेखा है। यह रेखा आय तथा रोजगार के स्तर को प्रकट करती है। इससे स्पष्ट होता है कि आय अथवा उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में रोजगार में वृद्धि होगी। इसे इस चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में OX अक्ष पर रोजगार तथा OY अक्ष पर आय को प्रकट किया गया है। AS वक्र कुल पूर्ति वक्र है। कुल पूर्ति वक्र AS 45 डिग्री का कोण बनाने वाली सीधी रेखा के रूप में व्यक्त की गई है। इस चित्र से स्पष्ट है कि आय अथवा उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि के अनुपात में होती है। जैसा कि बिंदु A पर OL रोजगार की मात्रा बराबर है AL आय की मात्रा, इसी प्रकार बिंदु B पर OL1 रोजगार की मात्रा बराबर है BL1 आय की मात्रा। केन्स का यह मानना था कि कुल मांग फलन उपभोग फलन और निवेश फलन का जोड़ है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसे आगे दिए गए चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में OX अक्ष पर आय अथवा रोजगार को तथा OY पर कुल मांग को प्रकट किया गया है। II निवेश वक्र है। यहाँ निवेश स्वतंत्र निवेश है जो कि स्थिर है। CC उपभोग वक्र है जो कि आय के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है। KK कुल मांग वक्र है। यह उपभोग और निवेश के जोड़ को प्रकट कर रहा है। कुल मांग वक्र भी आय तथा रोजगार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कुल मांग वक्र KK उपभोग वक्र CC के ऊपर है तथा यह उसके समानांतर है, क्योंकि इसमें उपभोग व्यय के अलावा
निवेश व्यय भी शामिल है। यहाँ निवेश स्थिर है और निवेश के स्थिर रहने के कारण कुल मांग वक्र के उपभोग वक्र सीसी के समानांतर है। केन्स के अनुसार आय तथा रोजगार के संतुलन का निर्धारण उस स्थिति में होता है जिसमें कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं, अर्थात एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसे आगे दी गई तालिका और चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस तालिका में रोजगार के स्तर, कुल पूर्ति और कुल मांग को दर्शाया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण उसी स्थिति में होगा जब कुल पूर्ति और कुल मांग बराबर होंगे। तालिका ये स्पष्ट कर रही है कि संतुलन की स्थिति में 40,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के इसी स्तर पर कुल पूर्ति भी 40 करोड़ है और कुल मांग भी 40 करोड़ रुपए है। इस चित्र में OX अक्ष पर आय और रोजगार के स्तर को दर्शाया गया है तथा OY अक्ष पर कुल मांग को दर्शाया गया है। AS कुल पूर्ति वक्र है तथा AD कुल मांग वक्र है। ये दोनों वक्र अर्थात AS और AD एक दूसरे को बिंदु E पर काट रहे हैं, अर्थात यहाँ कुल पूर्ति और कुल मांग दोनों बराबर हैं। यहाँ कुल पूर्ति भी 40 करोड़ रुपए है तथा कुल मांग भी 40 करोड़ रुपए है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बिंदु ई ही संतुलन बिंदु है, जो कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन को प्रकट कर रहा है। संतुलन की इस अवस्था में कुल पूर्ति और कुल मांग बराबर हैं तथा इस स्थिति में 40,000 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यदि कुल मांग और कुल पूर्ति में समानता ना हो तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में असंतुलन पाया जाएगा। यदि कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में कुछ वस्तुएं बिक नहीं पाएंगी, जिस कारण उन वस्तुओं का स्टॉक बढ़ जाएगा। इस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उत्पादकों को उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, जिस कारण आने वाले वर्ष में कुल पूर्ति कम हो जाएगी और ये कुल मांग के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि कुल पूर्ति कुल मांग से कम हो जाती है तो इस स्थिति में उत्पादन का जो वर्तमान स्टॉक है वो बिक जाएगा और उत्पादक अगले वर्ष में इच्छित स्टॉक को फिर से इकट्ठा करने के लिए अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप कुल पूर्ति बढ़ जाएगी और यह बढ़कर कुल मांग के बराबर हो जाएगी। आइए अब हम आय तथा रोजगार संतुलन निर्धारण के बचत निवेश दृष्टिकोण के बारे में जानें। केन्स का ये मानना था कि आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण उस स्थिति में भी होता है जिसमें बचत और निवेश बराबर होते हैं, अर्थात सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ बचत और निवेश से अभिप्राय आयोजित या प्रायोजित बचत और निवेश से हैं। अब हम जानते हैं कि आयोजित या प्रायोजित
बचत और निवेश क्या हैं? आयोजित, प्रायोजित, इच्छित, वांछित या नियोजित। बचत वह बचत है जो बचतकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार आयोजित या प्रायोजित या नियोजित या इच्छित या वांछित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। आय तथा रोजगार संतुलन का निर्धारण बचत निवेश दृष्टिकोण से इस तालिका और चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस तालिका में आय, उपभोग, बचत तथा निवेश को दर्शाया गया है। इस तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि आय का संतुलन उस अवस्था में निर्धारित हो रहा है जब बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात दोनों ही 10 हैं। यहाँ आय का संतुलन स्तर 40 है। आइए अब हम इस चित्र द्वारा बचत निवेश दृष्टिकोण से आय के संतुलन को समझें। इस चित्र में OX अक्ष पर आय और उत्पाद तथा OY अक्ष पर बचत और निवेश को दर्शाया गया है। SS बचत वक्र है और II निवेश वक्र है। निवेश वक्र II एक पड़ी हुई रेखा है क्योंकि यह स्वतंत्र निवेश को प्रकट कर रही है। SS वक्र प्रारंभिक बिंदु के नीचे से शुरू हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बिंदु A तक जो बचत है वो ऋणात्मक है, बिंदु A पर जो बचत है वो 0 है और बिंदु A के बाद जो बचत है वो धनात्मक हो गई है। बिंदु E संतुलन बिंदु है क्योंकि यहाँ पर निवेश वक्र II बचत वक्र SS को काट रही है, यानी कि यहाँ पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। संतुलन बिंदु E से ये भी स्पष्ट होता है कि आय का जो संतुलन स्तर है वो 40 है। यदि आयोजित बचत और आयोजित निवेश एक दूसरे के बराबर ना हो तो अर्थव्यवस्था असंतुलन में होगी। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में स्वतः ही ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे जिससे कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि बचत निवेश से अधिक हो तो इसका अर्थ है क्रेता अर्थात ग्राहक वस्तुओं के क्रय पर उतनी राशि खर्च नहीं कर रहे जितना कि उत्पादकों ने निवेश किया है। इसके कारण कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह जाएंगी। ऐसी स्थिति में उत्पादक अगले वर्ष में कम उत्पादन की योजना बनाएंगे। इसके कारण उत्पादन, निवेश, आय, बचत सब कम हो जाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। इसके विपरीत यदि बचत निवेश से कम है तो इसका अर्थ है कि क्रेताओं की खर्च की योजना उत्पादकों के निवेश की योजना से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा कम होगी और मांग की मात्रा ज़्यादा होगी। उत्पादन की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक अगले वर्ष अधिक निवेश की योजना बनाएंगे। इससे उत्पादन, आय, बचत सब बढ़ेंगे और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि बचत और निवेश बराबर नहीं हो जाते।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।